दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडीशंस हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू मैरिज के लिए क्या बताई गई हैं सेक्शन 5 में। सेरेमनीज़ कौन कौन सी होती हैं जो उनसी कंपलसरी है, और रजिस्ट्रेशन, क्या रजिस्ट्रेशन जो है हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू मैरिज जो हुई है उसका कंपलसरी है, अगर है तो उसके अगर नहीं करवाते हैं तो उसका क्या पेनल्टी, क्या रेपरकशन होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 8 तक। तो डायरेक्टली बेयर एक्ट पे हम चलते हैं। सेक्शन 5 हमें बताता है हिंदू मैरिज एक्ट में कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज कि कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए अगर कोई हिंदू मैरिज हो रही है, एक वैलिड मैरिज हो रही। तो सेक्शन 5 क्या बोलता है? अ मैरिज मे बी सोलमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदूज, दो हिंदुओं के बीच में मैरिज जो है हो सकती है अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो पहला जो क्लॉज है इसमें I1, ये क्या बोलता है? नाइदर पार्टी हैज़ अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। मीन्स पहले किसी भी उनमें से दो जो उनसे पार्टी होंगी, एक पर्सन जैसे एक मैन है और एक वुमेन है, उनमें से किसी का भी स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए, जिंदा स्पाउस नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो मैरिज जो है सही नहीं मानी जाएगी, वैलिड मैरिज नहीं होगी। I2 क्लॉज क्या बोलता है? एट द टाइम मैरिज ऑफ द मैरिज नाइदर पार्टी। अब I2 क्लॉज में सब क्लॉज बनाया है A इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट इन टू इट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। मीन्स कोई भी पार्टी अगर उसमें से उन दो लोगों में से कोई भी जो है इनकेपेबल है एक वैलिड कंसेंट देने में, ठीक है, वैलिड कंसेंट नहीं दे सकता बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। माइंड उसका साउंड नहीं था, सही दिमाग नहीं है उस पर्सन का, और वो इसके कारण इनकेपेबल है वैलिड कंसेंट देने में, तो भी वो मैरिज जो है सही नहीं मानी जाएगी। बी क्लॉज क्या बोलता है इसका सब क्लॉज? दो कैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट, कहता है कि हाँ कैपेबल तो है, पहले में तो बोल दिया कैपेबल ही नहीं है। दूसरा क्या बोलता है कि कैपेबल तो है वैलिड कंसेंट के लिए, बट वो सफ़र करता है कैसे? एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसके कारण वो मैरिज के लिए अनफिट है, या प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए बच्चे पैदा नहीं कर सकता, वो उसके लिए अनफिट है, मैरिज के लिए अनफिट है। वैलिड कंसेंट तो दे सकता है बट उसके एक मेंटल डिसऑर्डर है, उस मेंटल डिसऑर्डर के कारण वो मैरिज के काबिल नहीं है, बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं है, तो भी वो मैरिज जो है सही नहीं मानी जाएगी। सी सब क्लॉज क्या बोलता है? हैज़ बीन सब्जेक्ट टू रेकरेंट अटैक्स ऑफ इनसेनिटी, कि उसको बार बार जो है इनसेनिटी, पागलपन के कुछ अटैक्स वगैरह आते हैं, तो भी वो मैरिज जो है वैलिड मैरिज नहीं होगी एज पर I2 क्लॉज ऑफ सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो ये तीनों आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। मेंटल डिसऑर्डर हो गया, अटैक्स ऑफ इंसैनिटी हो गया, या फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो गया। इन तीनों में ही जो मैरिज है वो कंडीशंस फुलफिल नहीं करता। ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में ऑप्शंस में पूछा जा सकता है। थर्ड इसमें जो क्लॉज है ये क्या बोलता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्राइड ग्रूम, ठीक है, जो मेल है उसकी एज कहता है कम से कम 21 साल हो जानी चाहिए, और ब्राइड जो दुल्हन है उसकी 18 साल की एज होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है। 21 लड़के की और लड़की की 18 साल। ये जो है अमेंडमेंट हुई थी 1978 में, ठीक है, उसके बाद ही ये 21 और 18 हुआ। पहले जो था, अगर कोई बाई चांस आपको पता है पूछ ही ले, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, पहले ये 18 था लड़के की एज और लड़की की एज 15 साल थी। बट 1978 में 78 में अमेंडमेंट हुई, लड़के की मिनिमम एज बता दिया 21 साल और लड़की की 18 साल। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा, शायद एक प्रपोजल है अभी चल रही है उस पर बातचीत, कि लड़की की भी मिनिमम एज जो है हिंदू मैरिज एक्ट में अब 21 साल कर देनी चाहिए। तो अभी इसके ऊपर डिस्कशन चल रही हैं, अभी ऐसा अमेंडमेंट नहीं हुई, हो सकता है फ्यूचर में ऐसा हो भी जाए, तो इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है, आपको बहुत ध्यान से इसको समझना है। फोर्थ क्लॉज क्या बोलता है? द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, कहता है कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए उनको, अगर वो है तो मैरिज वैलिड नहीं है। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो डिस्कस किया है, डेफिनेशंस का वीडियो सेक्शन 3 जहाँ पर डिस्कस किया है, वहाँ पर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की बात की है कि कौन दो लोग जो है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में होंगे। तो अगर वो है तो वो मैरिज जो है वैलिड मैरिज नहीं है, अनलेस, ये एक इंपॉर्टेंट है, द कस्टम और यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ अ मैरिज बिटवीन द टू। कहता है कि वो वैलिड मैरिज नहीं है जब तक कि कोई कस्टम या यूसेज, उनका जो लोकल लेवल पे कोई कस्टम है मान लो, तो अगर वो परमिट करता है, कोई यूसेज उनकी प्रैक्टिसेस चलती आ रही हैं, तो वो वैलिड मैरिज हो सकती है हिंदू मैरिज एक्ट में, अदरवाइज वो वैलिड मैरिज नहीं होगी। इसी तरह फिफ्थ बोलता है कि स्पिंदाज नहीं होने चाहिए वो आपस में। पहले फोर्थ था डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, और पांचवा है स्पिंदाज नहीं होने चाहिए। अगेन, अगर यहाँ पर कोई कस्टम यूसेज है जो उनको गवर्न कर रहा है,
तो वो हो भी सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं। जैसे 18 साल 21 साल में तो कोई कंडीशन ही नहीं है, उन्होंने साफ बोल दिया, चाहे वो कस्टम हो चाहे यूसेज हो, नहीं हो सकती। बट फोर्थ और फिफ्थ क्लॉज में बोला है डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप या स्पिंदास में कि हो नहीं सकती मैरिज, बट अगर कोई कस्टम और यूसेज है जो उनको दोनों को गवर्न कर रहा है तो वो मैरिज बन सकती है। बात उसमें आप कह सकते हो कि वो वैलिड मैरिज हो सकती है। तो ये सेक्शन 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं, आपको बहुत अच्छे से एक एक वर्ड इसका याद रखना है। सेक्शन 6 जो है वो ओमिट हो चुका है। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1978 में अमेंडमेंट आई थी, ठीक है, उसके द्वारा ये इस सेक्शन को ख़त्म कर दिया गया है। सेक्शन 7 ये सेरेमनी से रिलेटेड है कि कौन सी सेरेमनी होनी चाहिए हिंदू मैरिज में। तो सेक्शन 7 क्या बोलता है, अ हिंदू मैरिज मे बी सोलमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज, कि जो भी आपके कस्टमरी राइट्स हैं सेरेमनीज हैं उनके द्वारा आप अपनी मैरिज कर सकते हो, मीन्स कोई बाइंडिंग नहीं है। बट सेकंड सब क्लॉज क्या बोलता है कि अगर उन राइट्स में उन सेरेमनीज में सप्तपदी है, जहाँ पर कि 7 स्टेप्स लिए जाते हैं, जो दूल्हा एंड दुल्हन होती है उनके द्वारा 7 स्टेप्स लिए जाते हैं जो फायर है उसके अराउंड, अगर ऐसी सेरेमनी है तो जो मैरिज है वो कंप्लीट और बाइंडिंग तभी होगी जब 7वां स्टेप लिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सप्तपदी का रिचुअल है, कोई राइट्स हैं सप्तपदी से रिलेटेड, तो मैरिज कब कंप्लीट होगी, जब 7वां स्टेप लिया जाएगा। बाइंडिंग भी तभी होगी, कंप्लीट भी तभी होगी। ठीक है, और सप्तपदी के बारे में भी बताया कि 7 स्टेप्स जो है दूल्हा दुल्हन लेते हैं अराउंड जो है जॉइंटली इकट्ठे, और सेक्रेड फायर मीन्स जो पूजनीय फायर है, हमारी आग है, आग को हम आग देवता मानते हैं जैसे, तो अग्नि देवता जिसे हम बोलते हैं, तो उसके अराउंड जब 7 स्टेप्स लिए जाएंगे तभी वो बाइंडिंग होगी, उससे पहले वो बाइंडिंग नहीं होगी। सेक्शन 8 ये रजिस्ट्रेशन के बारे में है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन क्या हिंदू मैरिजेस की ज़रूरी है, तो इसमें जो है आपको मैं बताऊं तो बहुत ज़्यादा इसमें जो चीज़ें आपको समझनी है वो ये बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, वो रूल्स बना सकती है और वो एक मैरिज रजिस्टर जो है अपना एक पर्पस इस पर्पस के लिए मेंटेन करेंगी। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट को ही देखना है कि अगर वो कंपलसरी करती है कि मैरिज जो है रजिस्टर करवानी ज़रूरी है तो वो कर सकती है, और अगर कोई नहीं भी करता मैरिज रजिस्टर तो ये नहीं है कि उसको बहुत सज़ा मिल जाएगी, तो उस केस में सिर्फ पनिशेबल जो होगा फ़ाइन होगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये का फ़ाइन है। ठीक है, ये सुनने में बहुत ये लगता है कि सिर्फ 25 रुपये का फ़ाइन है, तो इसलिए बहुत सारे लोग करवाते भी नहीं हैं मैरिज रजिस्टर। ऑल्दो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला हुआ होता है मैक्सिमम जगह पर आपको ज़रूरी है करवाना, बट अगर नहीं भी करवाते तो बिकॉज फ़ाइन कम है तो बहुत सारे लोग नहीं भी करवाते। ठीक है, इसमें थर्ड क्लॉज में जो बोला हुआ है, इसमें सबसेक्शन में ये बोला है कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास जो भी है इसमें रूल्स जो बनेंगे वो स्टेट लेजिस्लेचर पास करेगा, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके उसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके बाद है ये जो सबसेक्शन 4 है कि जो मैरिज रजिस्टर होगा वो शेल एट ऑल रीजनेबल टाइम बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन, कोई भी आके उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, वो एविडेंस में भी एडमिसिबल होगा। ये पूछा जा सकता है कि जो भी उसमें स्टेटमेंट्स वगैरह हुई हैं, जो भी उसके एक्सट्रैक्ट्स हैं, वो एविडेंस के तौर पे कोर्ट में दिखाए जा सकते हैं, एडमिसिबल होगा। सब सेक्शन 5 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैरिज रजिस्टर नहीं भी करवाई है तो ये नहीं है कि वैलिडिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाएगा या वैलिडिटी को अफेक्ट करेगा। शादी अगर हो गई तो हो गई, मैरिज रजिस्टर नहीं भी हुई तो कोई टेंशन नहीं है, 25 रुपये का फ़ाइन है, राइट। और जो मैरिज रजिस्टर है उसको एविडेंस के तौर पे भी रखा जा सकता है कोर्ट में, और वो ओपन रहेगा इंस्पेक्शन के लिए, कोई भी उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, राइट। तो ये था हमारा सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 8 तक के जो भी हमने एक्ट्स इसमें सेक्शंस डिस्कस किए हैं। सेक्शन 9 सेक्शन 10 आपको सब्सिक्वेंटली मिलते रहेंगे, आप बहुत अच्छे से इसकी पढ़ाई कीजिए, और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं, क्वेरी रेज कर सकते हैं, हम बेस्ट पॉसिबल आपको सॉल्यूशन देंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच।